आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय के कारण और द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा बिंदु आवेशों का कोई समूह है, कोई निकाय है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। मान लो निकाय के जितने भी आवेश हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं, कितनी भी दो आवेश के बीच में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं है, तो हम ऐसा कहेंगे कि जितने भी आवेश हैं वो परस्पर इन्फिनिटिव पर हैं, अनंत पर हैं। और उनको हम निकाय में उनकी जो जगह है, जो निर्धारित जगह है, वहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिखेंगे। निकाय के सभी आवेशों को परस्पर अनंत से निकाय में उनके निर्धारित स्थानों तक लाने में किया गया कार्य। उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के समान होता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो स्थितिज ऊर्जा ये कार्य कहलाता है जो उसको लाने में किया जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 आवेश वाले निकाय से लेकर समझते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है जिसको मान लो ए बी सी, ये 3 पॉइंट हो गए, वर्टेक्स हो गए। यहाँ पर Q1 आवेश रखा है, यहाँ पर Q2 आवेश और यहाँ पर Q3 आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं R12, 1 और 2 के बीच में। इसको नाम दे देते हैं 1 और 3 है तो 1 3, इसको नाम दे देते हैं 2 3, Q2 और Q3। मान लो अभी ये तीनों ही आवेश यहाँ नहीं है, इन्फिनिटिव पर है, कहाँ है हमें कोई पता नहीं। सबसे पहले हम इसको लेकर आ रहे हैं। जब पहला आवेश लेकर आओगे तो कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं है, किसी के विरुद्ध कार्य ही नहीं होता। तो फर्स्ट आवेश जब आता है तो वर्क डन 0 होता है। सबसे पहले Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाएं तो उसमें कार्य तो उस कार्य को चलो W1 मान लेते हैं और वो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इस आवेश को लाओगे तो और कोई आवेश तो होगा नहीं, किसी के विरुद्ध कार्य नहीं होगा। कुल मिला के पहला आवेश बिना वर्क के आ जाएगा, इसलिए इसका वर्क 0 होगा। फिलहाल हम इसको W1 से डिनोट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 0 है। अब मान लेते हैं हम Q2 को लेकर आ रहे हैं। Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में कुल कार्य, इसको W2 मान लेते हैं। जब आप इसको इन्फिनिटिव से मान लो इधर से ले जा रहे हो,
फिलहाल ये आवेश तो है नहीं, केवल ये आवेश है, ये तो मौजूद है, अब ये इसको तो हम पहले ले आए, अब इसके बाद इसको लेकर आ रहे हैं। तो जब आप इसको लाओगे तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके विरुद्ध कार्य होगा, तो इन दोनों के बीच में जो कार्य होगा वो इनकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, जो हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो दो आवेश हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी इससे निकल जाएगी। तो इन दोनों के यानी इस पेयर की जो स्थितिज ऊर्जा है वो होती है Q1 Q2 और ये डिस्टेंस और K आता ही है। तो ये इन दोनों के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य के समान ही तो है, तो इन्फिनिटिव से इसको लेकर आएंगे तो वो जो वर्क है वो इन दोनों के बीच में होगा। अंत में हम तीसरा है इसको लेकर आते हैं। अब Q3 को लाने में अनंत से ही लेकर आएंगे, चलो लिख देते हैं अनंत से बिंदु C तक लाने में कुल कार्य इसको W3 मान लेते हैं। हम एक एक करके आवेश बढ़ाते जा रहे हैं, सबसे पहले ये लाए थे, फिर ये ले आए, अब ये वाला लाए हैं। जब ये आवेश लाओगे तो दो पहले से मौजूद रहेंगे, तो इन दोनों के विरुद्ध कार्य करेगा ये। इसके विरुद्ध कार्य यानी कि इस पेयर की स्थितिज ऊर्जा तो वो हो जाएगी K, ये चार्ज Q1 ये वाला Q3 अपॉन डिस्टेंस R13 इन दोनों के बीच की। ऐसे ही एक और वर्क होगा इसका और इसका, इन दोनों के विरुद्ध भी कार्य होगा, इन दोनों के बीच में भी तो प्रतिकर्षण लगेगा, तो इन दोनों की जो स्थितिज ऊर्जा बनती वो K Q2 Q3 R13 23 सॉरी। तो जब इसको लेकर आओगे तो दोनों के विरुद्ध कार्य होगा, तो दो टर्म हो जाएंगे, इधर दो पद हो जाएंगे। अब इसी से हम जनरलाइज कर देंगे। अगर वैसे मान लो चौथा आवेश लेकर आए हम, तो अब तीनों के विरुद्ध कार्य होगा, तो अब W4 लोगे तो 3 पद बनेंगे, एक एक पद बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इतना बहुत है, हमने 3 ही लिए हैं यहाँ। अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इसको U से डिनोट कर देते हैं, ये तीनों वर्क के बराबर होगी। अब ये ठीक है, शुरू वाले में कोई वर्क नहीं हो रहा, 0 है, तो इसको तो रहने दो। इसकी वैल्यू K Q1 Q2 R12, W3 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q3 R13। ऐसे ही ये भी हो जाएगा एक और R23। ज़्यादा से ज़्यादा K कॉमन ले सकते हो और समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको वैसे ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि उसमें जितने भी पेयर बन रहे हैं, जितने भी जोड़े बन रहे हैं, सभी के बीच की स्थितिज ऊर्जा निकालते जाएंगे इस तरह से और डायरेक्ट इस तरह से जमा देंगे। तो ये हो गई निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सबसे पहले बिंदु आवेश और विभव के कारण जो हमने पढ़ी थी QV, उसके बाद में दो बिंदु आवेश जिसकी ये चली रही है, और बाह्य क्षेत्र है तो उसकी भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, और ये हो गई निकाय की। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब द्विध्रुव की बात करें कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। द्विध्रुव को पहले घुमाने में कार्य भी निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को
घुमाने में कार्य का व्यंजक तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें हम किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो कितना तो कार्य करना पड़ेगा, और पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, दोनों निकालने हैं हमें। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए इस तरह से समांतर लाइनें खींचते हैं और बीच का गैप भी बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है E। पिछले चैप्टर में बल आघूर्ण निकाला था, उसका यहाँ यूज लेंगे। ये मान लेते हैं एक द्विध्रुव है, ऐसे तिरछा रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये वाला सिरा पॉजिटिव A मान लो इसको, ये B, ये पॉजिटिव है प्लस Q चार्ज, ये नेगेटिव माइनस Q चार्ज, और द्विध्रुव की लंबाई 2a। अब द्विध्रुव को हम अगर फ्री छोड़ दें तो इस साइड एक बल आघूर्ण लगेगा, इस साइड एक टॉर्क लगेगा, इधर की तरफ एक टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, वो इसको सीधा कर देगा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है इस पर इधर बल लगता है, इस पर इधर, तो ये द्विध्रुव ऐसे सीधा हो जाएगा। तो जो दो बल लगते हैं उससे ये घूर्णन करता है, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करते हैं दोनों बल, जिसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम वो यूज करेंगे। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू होगा PE साइन थीटा, जहां P की वैल्यू होती है Q इंटू 2a। तो हमारे पास में ये द्विध्रुव का आवेश है, लंबाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके P निकाल लेंगे। E जो है इसकी इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, जो विद्युत क्षेत्र लगा है, ये आपको दिया जाएगा, और थीटा ये एंगल है जो भी दिया जाएगा। अब मैं इसको इस बल आघूर्ण के विरुद्ध घुमाता हूँ, इसके विरुद्ध मान लो इस तरफ घुमाया जाए, तो फिर मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वतः इधर जाना चाह रहा था, लेकिन इस पे मैंने बल लगा के इसको विपरीत घुमाना है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क के लिए मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमाया जाए। इसका जो छोटा सा ये विस्थापन है, इसको हम d थीटा ले लेते हैं, एलिमेंटल ले लेते हैं, अल्पांश के रूप में ले लेते हैं। मान लेते हैं इसको हमने बहुत छोटे से कोण से घुमाया है, अनंत सूक्ष्म कोण लिया है d थीटा। तो इस छोटे से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? द्विध्रुव को d थीटा कोण से घुमाने में कार्य, तो कार्य भी थोड़ा सा ही होगा क्योंकि विस्थापन थोड़ा सा है। कार्य बराबर देखो एक फॉर्मूला ये होता है, ये रेखिक गति में है, घूर्णन गति में बल की जगह तो बलाघूर्ण ले लेता है, और रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। तो सिंपल ये लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सा घुमाया है, उस थोड़े से घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं हम इसको। अच्छा, आपको जो बल लगाना है, बल आघूर्ण लगाना है, वो उतना ही लगाना है जितना स्थिर वैद्युत लग रहा था। अगर मान लो मैं इसको घुमाने में, यहाँ से यहाँ लाने में ज़्यादा बल आघूर्ण लगाऊंगा तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक समान वेग से आए, तो ऐसे में मुझे इतना ही बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो यहाँ टॉ की जगह यही बल आघूर्ण ले लेंगे, PE साइन थीटा।
ये डी थीटा हो गया। तो ये कार्य हो गया छोटे से विस्थापन के लिए। लेकिन मान लो अगर आपको ज़्यादा विस्थापन दिया है, एंगल में ज़्यादा वैल्यू दी हुई है, ज़्यादा घुमाना है, तो टोटल कार्य क्या होगा? तो शुरू में ये जो एंगल है ये वेरिएबल है, चर राशि है, मान लेते हैं प्रारंभ में θ1 है और बाद में इसको बढ़ा के हमने θ2 कर दिया। तो θ1 से θ2 तक द्विध्रुव को घुमाने में कुल कार्य तो कुल कार्य क्या होगा? कुल कार्य इंटीग्रेशन से निकलेगा, इधर इसका समाकलन करेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन में सिर्फ साइन थीटा डी थीटा रह जाएगा, क्योंकि इसके घुमाने से ना तो ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, केवल एंगल चेंज होगा। तो यहाँ वेरिएबल है थीटा और लिमिट यहाँ रख देंगे θ1 से θ2। जो इनिशियल एंगल है, प्रारंभिक कोण हमने ये लिया है, ये नीचे आ जाएगी लिमिट, बाद वाली है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा और इस तरह से लिमिट राइट साइड में लगा देंगे, नीचे वाली नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली लिमिट ऊपर आ जाएगी। पी ई लिमिट खोलेंगे तो अपर लिमिट यहाँ इस माइनस के साथ, या तो इस माइनस को बाहर ले लो नहीं तो साथ चलने देते हैं। अपर लिमिट इसकी जगह लगाएंगे तो माइनस कॉस θ2, थीटा की जगह θ2 रखेंगे, ये माइनस कॉस के साथ है, इसको चलने देंगे। फिर बीच में एक माइनस आएगा, वो लिमिट के डिफरेंस के लिए आता है, जब दोनों लिमिट रखते हैं तो बीच में आता ही है। अब नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस θ1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख देंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा पी ई, इसको पहले ले लेते हैं पॉजिटिव को, cos θ1, ये माइनस का रहेगा माइनस cos θ2। अगर कार्य पूछता है तो यहाँ कंप्लीट होता है। कार्य के लिए हमेशा दो एंगल दिए होंगे कि इतने से इतने के मध्य, जैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री घुमा रहे हैं तो यहाँ 30 यहाँ 60, और अगर ऐसे बोला है कि 60 से 30 घुमा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए, आपको चिन्ह सहित लिखना है। स्थितिज ऊर्जा के लिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसे। स्थितिज ऊर्जा के लिए ये तो करना ही होता है क्योंकि इसी से बनेगी स्थितिज ऊर्जा। तो ये जब इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, खड़ा रखा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो ये है, इन्फिनिटिव से आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब आप इसको इस तरह से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रखकर लाओगे तो जितनी डिस्टेंस ये प्लस कवर करेगा उतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, जितना इसका वर्क पॉजिटिव होगा उतना ही इसका वर्क नेगेटिव होगा, तो नेट वर्क 0 हो जाएगा, टोटल वर्क 0 हो जाएगा। अगर आप ऊर्ध्वाधर लाते हो, 90 डिग्री रखकर लाते हो इस एंगल को, तो स्थितिज ऊर्जा 0 जब होती है जब ये एंगल 90 होता है। तो हम प्रारंभिक कंडीशन 0 वाली ले लेते हैं। समीकरण 3 में θ1 को तो रखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि 90 रखने पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जब एक एंगल खत्म हो जाएगा तो दूसरे को फिर 2 लिखने से क्या फ़ायदा, फिर θ2 को थीटा ही रख देंगे। तो फिर ये जो वर्क है ये स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम W की जगह U से डिनोट कर देंगे, PE cos 90 माइनस cos थीटा।
जब 90 डिग्री वाला वैल्यू यहाँ खत्म ही हो जाएगी, एक ही अज्ञात कोण बचेगा, तो इसको थीटा ही लिख दिया, θ2 से हटाकर। cos 90 जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये रह गया माइनस कॉस थीटा। कुल मिला के ये आ गया माइनस PE cos थीटा। ये स्थितिज ऊर्जा हो गई किसी पर्टिकुलर एंगल पर। जब स्थितिज ऊर्जा होगी तो एक निश्चित कोण दिया होगा, और कार्य के लिए दो एंगल होते हैं कि वो दो कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस P डॉट E, P डॉट E इक्वल टू PE cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट जो है A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा होता है, तो हम इसको लिख देंगे PE cos थीटा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो अदिश राशि है तो बिंदु गुणा से ही आएगी अदिश, और दूसरा कॉस भी आ रहा है इसमें। स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले में नेगेटिव जरूर आएगा। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब विद्युत क्षेत्र इधर है और द्विध्रुव इसी पर रखा हुआ है, द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है कि प्लस और माइनस ऐसे हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर ही हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण और ये दोनों एक साइड हो जाएंगे, तो इस कंडीशन में U इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होगी। इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होगी और मिनिमम हो जाएगी। ये मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, और स्थितिज ऊर्जा जब न्यूनतम होती है तो वो स्थायी संतुलन होता है। दूसरी कंडीशन लें, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 वाली कंडीशन कब आएगी? इसमें इस बार अपोजिट होगा। जैसे विद्युत क्षेत्र ये है, तो हमें द्विध्रुव इस तरह से लेना है कि इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ताकि द्विध्रुव आघूर्ण लेफ्ट साइड में आ जाए। तो दोनों परस्पर विपरीत है तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस PE, फॉर्मूला यही चलेगा, cos 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गई, ये मैक्सिमम भी हो गई। जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वो अस्थायी संतुलन। संतुलन स्थायी अस्थायी ये कॉन्सेप्ट मैं वहाँ बता चुका हूँ बल आघूर्ण जब पढ़ा था। और तीसरी कंडीशन, तीसरी स्थिति है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और द्विध्रुव रखा हुआ है इस तरह से, तो द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर की तरफ हो गया ये, तो ये एंगल हो गया 90। या नीचे ले लो तो वो तो ये एंगल हो जाएगा, या 270 ले लो तो वो तो सेम है, कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा माइनस PE cos 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। ये असंतुलन अवस्था है वैसे, क्योंकि इस कंडीशन में बल आघूर्ण 0 नहीं होता। तो ये तो हम यहाँ भी ले चुके हैं कि जब 90 होगा तो ये फॉर्मूला, इसका मतलब सही कंडीशन से निकाल लिया हमने। तो ये द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य के लिए फॉर्मूला हो गया, और स्थितिज ऊर्जा हो गई, उसकी कुछ कंडीशंस हो गई।
अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में एंगल भी लिख देता हूं, स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। यदि द्विध्रुव का आवेश 10 माइक्रोकूलाम तथा लंबाई 5 मिलीमीटर है, हमें इतना दिया हुआ है। तो इसमें कार्य के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये वाला लेंगे, cos θ1 माइनस cos θ2। लेकिन यहाँ P डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो P को ले लेते हैं Q इंटू 2a, द्विध्रुव का आवेश और 2a लंबाई, cos θ1 माइनस cos θ2। आवेश की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलाम, माइक्रो को भी हटा देंगे। ये तो हो गया आवेश। ये 2a लंबाई के लिए है, तो लंबाई इसकी है 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को इस तरह से लेंगे। अगर आप इसको a से डिनोट करते तो ये a की वैल्यू होती, लेकिन हम 2a से करते आ रहे हैं तो 2a ही चलने देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र 10⁻⁻5। अब यहाँ cos की वैल्यू देखनी है। पहले है स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन होता है 0 डिग्री वाला एंगल, तो यहाँ लेंगे cos 0 डिग्री, और अस्थायी होता है 180 डिग्री। एक तो ये हो गया 5, 10 की पावर में माइनस 11, 14, लेकिन ये +1 है तो -13। cos 0 1, cos 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये 2 हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। फाइनली ये आ गया इतने जूल। या तो यहीं छोड़ देते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पीको जूल। पीको इसी को कहते हैं 10⁻⁻12, ये यहाँ पीको कहलाता है। और नहीं तो आप यहाँ ही छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको यहाँ तक लिखो, एग्ज़ाम में नहीं पूछा है तो। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये वर्क पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हो गया जिसमें स्थायी और अस्थायी संतुलन का कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। दस कूलाम तथा 20 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी को 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 20 सेंटीमीटर करने के लिए कितना कार्य करना होगा। हमें बीच की दूरी बढ़ानी है तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये देखना है हमें। एक काम करते हैं, एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव, ताकि चिन्ह के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। मान लीजिए ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R1 है। हमने इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया और आवेश तो वही रहेगा, डिस्टेंस R2 कर दी, या ऐसे कह दो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो वो आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो। तो इससे इसमें कितना वर्क होगा, तो फिलहाल इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी, तो उस स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर है वो कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ जो कार्य आएगा वो आएगा अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल वाली तो इससे निकलेगी, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, दो आवेश हैं Q1 Q2 अपॉन RF। इनकी वैल्यू अभी बाद में रख लेंगे, पहले कॉमन वॉमन लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन RI, स्क्वायर वगैरह नहीं आता है इनमें, इसमें ये कॉमन आ जाएगा K Q1 Q2 और RF माइनस RI। नहीं तो पहले दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लो फिर रख दो, लेकिन इसमें ठीक है कैलकुलेशन कम होगी इसमें। K की वैल्यू 9 × 10⁹ फर्स्ट चार्ज है 10 कूलॉम, दूसरा वाला है -20 कूलॉम, तो माइनस में ही रखना है, इसकी जगह ब्रैकेट ही ले लेते हैं, छोड़ो इसको। तो आवेश एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। कार्य में वो ये अंदर जो है ये डिस्टेंस, तो बाद वाली जो दूरी है RF वो है 20 सेंटीमीटर, इसको बढ़ा के कर दिया 20 सेंटीमीटर, और स्टार्टिंग में ये था 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा ये 20, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ये लगाएंगे -1 अपॉन प्रारंभिक दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²। एक दो जीरो हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ये माइनस है, दोनों प्लस हैं, तो ओवरऑल माइनस आ गया। 9 और 2 को गुणा कर देते हैं, 18 × 10⁻11। अच्छा, यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10⁻+2, यानी कि 100/20। इसको लिखेंगे
100/10। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आसानी से डिवाइड हो जाए, नहीं तो कॉमन लेके आगे सॉल्व कर सकते हो। आप कैलकुलेशन अपने तरीके से कर लेना। -18 × 10⁻11, इससे डिवाइड करो 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 10, तो दोनों का डिफरेंस -5 आएगा और ये माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट सॉल्व इसीलिए कर रहा हूँ ताकि लास्ट में ये बता सकूँ कि चिन्ह का क्या मतलब है। तो ये हो गया प्लस का 18 × 5 90, या ऐसे लिख दो, पॉजिटिव में साइन नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा मीनिंग, 10⁻10 जूल। वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो अट्रैक्शन होगा, यानी ये फ्री छोड़ने पर नज़दीक आएंगे। हम इसको दूर ले जा रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, तो ऐसा होता है तो वर्क डन पॉजिटिव आता है। अगर ये दोनों मान लो पॉजिटिव होते, रिपल्सन होता, तो ये तो पहले से ही दूर जाना चाह रहे थे, हम अगर दूर ले जाते हैं उस कंडीशन में तो वर्क डन नेगेटिव आता, तो वर्क डन विद साइन आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो गया। हमारा जो इस चैप्टर है इसमें अभी तक जो भी वीडियो है उसमें एक तो विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा ये कंप्लीट हो गया, तो इस चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से कंडक्टर चालक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद धारिता में काम में आएगा वो कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, बाय।